नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल उत्तर प्रदेश का आज का दिन सियासत के लिहाज से बहुत गहमा गहमी भरा रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2 जनपदों के दौरे किए। सबसे पहले वो संभल गए, जहां पर उन्होंने कल्की धाम की आधारशिला रखी, और उसके बाद वो लखनऊ आए और वहां पर उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा राहुल गांधी आज अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वो अमेठी के दौरे में इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर वो कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेताओं के साथ एक बड़ी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, और कल राहुल गांधी अपनी इसी यात्रा को लेकर रायबरेली पहुंचेंगे। स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछली बार लोकसभा का चुनाव अमेठी से राहुल गांधी को हराया, वो भी अमेठी के दौरे पर हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी एक तरफ संभल पहुंचकर कल्की धाम की आधारशिला रखकर सनातन को संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करके निवेश के मामले को भी आगे बढ़ा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जिस स्वरूप की चर्चा लगातार की जा रही है, वो इंडिया गठबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। दरअसल अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में आज एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी से सीट बंटवारे को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, कई दौर की बातचीत हुई भी है। कई सूची कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सौंपी, कई सूची समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सौंपी, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो जाता है, तब तक समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई। आपको याद होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, तो उसे अखिलेश यादव ने स्वीकार किया था और यह कहा था कि वो लखनऊ के नजदीक अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल हुए। तो आज अखिलेश यादव ने सीट बंटवारा तय न हो पाने की वजह से न्याय यात्रा में जाने से इनकार कर दिया और आज राहुल गांधी अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संचालन कर रहे हैं, वहां पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 11 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। यानी पहले समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा कि 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर सियासी दबाव बना रही है? और जिन 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसमें मुजफ्फरनगर, वहां से हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, गोंडा, गाजीपुर और चंदौली, इन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन 11 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस अपने कोटे में चाह रही थी, यानी गठबंधन के तहत उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन का स्वरूप बिगड़ने लगा है? क्या सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत तय नहीं हो पा रही है? और आखिरकार अखिलेश यादव लगातार अलग अलग अकेले सूची क्यों जारी कर रहे हैं? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि राहुल गांधी की अखिलेश से दूरी, क्या सीट शेयरिंग ही बन गई है बड़ी मजबूरी? और राहुल गांधी की यात्रा से अखिलेश ने क्यों किया है किनारा? राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से क्यों बच रहे हैं अखिलेश? ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इस वक्त मेरे साथ चर्चा में एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो अशोक यादव जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे और फिर 11 उम्मीदवारों की सूची आप लोगों ने जारी कर दी। क्या हो रहा है ये अशोक जी? मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि सीट शेयरिंग होने के बाद हम कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है कि बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा आज जो आपने अभी अपने ओपनिंग में जो चलाया भी था कि उन्होंने 11 सीटों का डिक्लेरेशन कर दिया। तो देखिए, दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो एक तरफ सवाल उठाया जाता था पीडीए कहां है, पीडीए। अशोक जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अशोक जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है।
अच्छा, मैं देखता हूँ। बिल्कुल। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, मुझे ये बताइए कि ये कैसा गठबंधन का स्वरूप है कि पहले समाजवादी पार्टी कहती है कि वो आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी, अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे, और आज अखिलेश जी कहते हैं कि जब तक सीट बंटवारा तय नहीं हो जाता वो यात्रा में नहीं जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले, इस चर्चा को शुरू करने की थोड़ी देर पहले, अभी 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी। तो ये कैसा गठबंधन है आप लोगों का? अशोक जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अशोक जी, अलायंस के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है इंडिया अलायंस की, और वही तय करेगी, वही जानकारी देगी कहां कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे। कहीं पर भी गठबंधन होगा तो गठबंधन वाले जो तमाम दल हैं, तो किसी एक पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी सीटें डिक्लेयर कर दे, वो ये कह दे कि हम इतने पे लड़ेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बनी हुई है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सीट शेयरिंग की बात करे, और जो जो दल जिस राज्य से मौजूद रहेंगे उनकी सबकी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जानकारी मीडिया को भी मिल जाएगी, पब्लिक को भी मिल जाएगी। जहां तक देखिए समाजवादी पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है, और अलायंस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ एक दिन की नहीं है, 1 घंटे की नहीं है। हम अलायंस में है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है, वो अमेठी पहुंच रही है, तो खुद अखिलेश जी को जब निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। अब जो भी बातें होंगी वो उनकी, जो भी बात हो वो ये जाने, समाजवादी पार्टी वाले जाने, अखिलेश जी जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो जिस तरह से लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह से पब्लिक सड़कों पे आ रही है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और यहाँ के संगठनों का जरूर मनोबल बढ़ा है। और अगर आज देखने में आ रहा है कि जिसको संविधान की चिंता है, जिसको देश की चिंता है, वो इंडिया अलायंस के साथ है। जिसको चिंता नहीं है उसकी राय अलग है। पिछले दिनों एक पश्चिम यूपी से एक दल चला गया, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, उस लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उतनी लंबी लड़ाई हम निश्चित तौर पर लड़ते रहेंगे। लेकिन अभिमन्यु जी, आपने भी कहा कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या समाजवादी पार्टी का तर्क है, तो मैं पहले आपको अखिलेश यादव का बयान भी सुनवा देता हूं जो आज उन्होंने लखनऊ में दिया था। और समाजवादी पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ इस समय उठापटक मची हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी, इधर आपने दिखा कि लगातार अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। तो पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए, जिन्होंने सीट बंटवारे पर क्या कहा और ये क्यों कहा कि वो रायबरेली में यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सुनिए, जिन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ आज काफी तलखे दिखाई। आप दोनों के बयानों को सुनिए। कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। उनकी कई बार उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल मिला आपको? जी जी जी, अब आवाज नहीं आ रही है तब। जी जी, पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपने देखा कि अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कर दिया कि जब तक सीट बंटवारा तय नहीं हो जाएगा तब तक वो आपकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और सीट का बंटवारा तय हो नहीं पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करिए, जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, पिछला लोकसभा का चुनाव भी बहुत बेहतर प्रदर्शन आपका नहीं रहा, एक सीट मिली थी आपको। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी एक सियासी दल है, और लगातार संगठन विस्तार का जो कार्य है कांग्रेस पार्टी समेत तमाम वो दल करेंगे जो सियासी दल है। तो ये सबको अधिकार है, और जहां जहां हमारे पास कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, हम वो सीटें मांगेंगे। और उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी कि कहां कितनी सीटों पे लड़ा जाएगा। वही मंथन चल रहा है, और ये हमारे साथ बैठने की हम आज से नहीं बैठ रहे हैं, एक लंबी प्रक्रिया है किसी भी गठबंधन की।
तो हम लोग साथ बैठे। जब तक अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, वो उनका निर्णय है, स्वयं का निर्णय है। हम तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं और देख रहे हैं जनता का कितना प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, और हमारे निश्चित तौर पर हमारा इस समय जो मनोबल है वो भी बढ़ा हुआ है, और जनता का जिस तरह से प्यार लगातार मिल रहा है, जनता अपने मुद्दों को जिस तरह से राहुल जी के सामने रख रही है, राहुल जी जिस तरह से जनता से डायरेक्ट फेस टू फेस मिल रहे हैं और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि जो इस बार का चुनाव है वो असल मुद्दों पर है, महंगाई पर है, विकास पर है, किसानी पर है, शिक्षा पर है। और आज संविधान को बचाने की जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, उतनी समाजवादी पार्टी की भी, उतनी उन तमाम दलों की है जो जनता के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस के अकेले की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये इंडिया अलायंस के उन तमाम दलों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर लड़े, बहुत जिम्मेदारी के साथ मिलकर लड़े। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, 2-4 सीटें आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग मिलकर चुनाव में जीतने जा रहे हैं। चलिए एसएन सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि सारे जितने भी आपके खिलाफ वाले दल थे वो अलग होते जा रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बातचीत बनती दिखाई नहीं पड़ रही है, अलग अलग सूचियां जारी हो रही है, तो आपके लिए खुशखबरी हो गई एसएन सिंह जी? देखिए अशोक जी, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक चीज लिखा है रामचरित मानस को। हालांकि लोग गाली देते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं, सनातन को भी नहीं मानते, डेंगू मलेरिया करते नहीं। उन्होंने लिखा सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान राम नचाते और नाचत सब मरकट की नहीं। आप देखिए सनातन में ये माना गया है कि शुभ समय में अगर कोई कार्य करेंगे तो वो शुभ फल देगा, और अशुभ कर्म करेंगे अगर शुभ समय में तो वो अशुभ फल देगा। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जयकारा लग रहा था, पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन अपनी यात्रा निकाल रही थी। जब ऐसा काम आप शुरू किए तो वो यात्रा जहां जहां चलती गई अशुभ संकेत देती रही। और अशुभ संकेत कैसे देती रही कि उनके जो सहयोगी थे वो साथ छोड़ते रहे। पश्चिम बंगाल में अशोक जी वो यात्रा पहुंची नहीं, इनके सहयोगी छोड़कर भागे। वो यात्रा अभी बिहार नहीं पहुंची तो वहां पे भी इनके नाव से बहुत सारे लोग उतर के चले गए कि भाई डूबती नाव पे कौन रहेगा, डूबते पेड़ और डूबते नाव से तो लोग किनारा कर लेते हैं। अब वही बात अखिलेश यादव जी ने कहा, और मैं तो कहूंगा अशोक जी ये तो तभी क्लियर हो गया था जब अखिलेश जी मध्य प्रदेश से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि अगर आपने हमको 2 बजे रात तक इंतजार कराया तो हम भी आपको 5 बजे तक इंतजार कराएंगे। अखिलेश जी का यह बयान था। तो निश्चित तौर पे अखिलेश जी उन चीजों पे हमें लग रहा है कि खरा उतर रहे। अब देखिए, मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अखिलेश जी ने तभी कहा था। आज देखिए तेल और पानी का अशोक जी कोई मेल होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी पार्टियां जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार के विरोध में ही जन्मी हुई है, टीएमसी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ही अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, यही हाल समाजवादी पार्टी की थी। और संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, 400 पन्नों का भ्रष्टाचार का रिपोर्ट आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ लेकर घूमती थी? कांग्रेस के खिलाफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तेल और पानी का कोई मेल नहीं हो सकता। अब देखिए, स्वार्थ के सब सगे बिनु स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। सबको ये पता है कि कांग्रेस की जो है उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, तो समाजवादी पार्टी क्यों उनके साथ रखेगी? और समाजवादी एसएन सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं सीधे ब्रजेश शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई चुनाव कवर किए हैं और राजनेताओं की जो बारीकियां हैं उनको बखूबी समझते हैं। ब्रजेश जी, मुझे ये बताइए, ये जो राहुल गांधी की यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई है, इसको कैसे देखा जाए? और दूसरा, ये जो आज 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी समाजवादी पार्टी ने, क्या ये सियासी दबाव है कांग्रेस के ऊपर कि अगर लड़ना है तो हमारे हिसाब से लड़ो, नहीं तो फिर अलग लड़ लेंगे? ब्रजेश जी। अशोक जी, ये कोई इसमें मैं दोष दे दूं अखिलेश जी का तो मुझे उचित नहीं लगता। कारण क्या है कि ये पिछले 1.5 महीने से लगातार चल रहा, 2 महीने से कि आप इसको सीटें बांट ली जाए, और ये पहले उन्होंने कह दिया था कि सीटें बांट दीजिए और ये शामिल होंगे। अब है क्या कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब 11 सीटों में मैं नहीं मानने वाला, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वो बातचीत आगे चलती रहेगी। अखिलेश यादव समझ रहे हैं इस चीज को
कि 11 सीटें जो दी हैं, यदि बातचीत फाइनल हो जाए तो 2-3 सीटें इधर उधर करके हम बाकायदे इसको फाइनल कर दें। और शामिल होने वाली बात यह है कि कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि साहब हम आपके उसमें शामिल भी हो जाएं, बात को गठबंधन फिर हटाए पड़ जाए, एक ऐसे चला जाए कि देखो आज शामिल थे, आज देखो वो हो गया। तो ये लगातार कर रहे थे, लगातार वो दबाव भी बनाए थे कांग्रेस। अब कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, वो अनिश्चय की स्थिति में रहती है हमेशा। उसका अनिश्चय रहता है कि साहब आज वो उस बात को ये नहीं समझते हैं, ठीक है आप 11 सीटें तो अपनी फाइनल करिए, 11 सीटें तो ये करिए कि 11 सीटें कौन सी लेनी आपको है, ये तो होना चाहिए। कि जब आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद करें कि साहब कोई दूसरा ही वो करता रहे कि आप फाइनल ना करें और ऊपर से वो शामिल भी हो जाए। ये अभी 4 दिन पहले एक बैठक हुई थी, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया था अखिलेश ने, तब उन्होंने कहा था कि यदि ये फाइनल लेकर, तो मैंने कह दिया उनको, बाकायदे फोन कर दिया है कि फाइनल कर दे वरना मैं नहीं शामिल होऊंगा। और कोई भी राजनीतिक दल यही काम करता है कि यदि आप नहीं फाइनल करते हैं तो कोई अपनी ऊर्जा क्यों खपाएगा, कल ना हो गठबंधन तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें। मैं अखिलेश चूंकि लगातार कह रहे हैं, मैं बयान भी देख रहा हूँ, लगातार संदेश भी उनके सुन रहा हूँ कि साहब वो कांग्रेस नेतृत्व को बता रहे हैं। अब ये तो एक अजब करिश्मा है कि कांग्रेस का, कि वो जो है या तो 11 सीटों में सहमत नहीं है, और यदि आप सहमत नहीं है तो आप बता दे, लेकिन आप स्पष्ट भी नहीं बताते हैं। आपको कुछ लोग कहते हैं कि साहब 20 सीटें कम नहीं, ठीक है 20 सीटें होनी चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन निर्णय होना चाहिए। अब चुनाव का इतना समय नहीं है, कोई राजनीतिक दल फिर अब आपका इंतजार करता रहे, फिर आप ये तय करें कि हाँ अब ये करेंगे, अब सीटें तय करेंगे, तो ये तो कहीं नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं किया है। और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है अशोक जी, उसका समस्या ये है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की नीति रही शुरू से। अब वो देने वाले नहीं हैं, अब उनकी हैसियत देने वाले विधान परिषद किसने दिया? उन्होंने तो आपको टिकट भी दिया था अशोक जी, हाँ। उन्होंने टिकट भी दिया था और आप खुद ही हार के चले आए 30,000 वोटों से, छोटे वोटे से नहीं हारे आप, 30,000 वोटों से हार गए आप। उसके बाद विधान परिषद उन्होंने भेज दिया, आप क्या देते? सरकार में जो मंत्री बना दें। तो ये आदत है इनकी। और सवाल दूसरा है, सवाल इसमें सिर्फ इतना है कि आप अपने बेटे का भी ख्याल रखेंगे, बेटी का भी ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, तो इतना राजनीतिक दल नहीं सुनते। मायावती ने काफी कुछ दिया था, फिर उनसे नाखुश हो गए, फिर बीजेपी ने बहुत दिया, फिर उनसे भी नाखुश। उनकी लड़की संघमित्रा बदायूं में सांसद है, उनसे कह दे कि अलग हट जाए, इन्हीं की जो बनाने जा रहे हैं नई पार्टी आ जाए, आप देख लीजिएगा, आ जाए तो बताइएगा हमको। नहीं आएंगी, कारण क्या? वो उन्होंने अमित शाह और मोदी से संपर्क साध रखा है पूरा, टिकट चाहती है, ये अपनी डपली बजा रहे हैं। पहले उनको कह दिया था कि साहब बदायूं से मिल जाएगा वहां, अच्छा इनको टिकट दे दें जो पिछली बार उनके मुकाबले लड़ी थी धर्मेंद्र यादव का, धर्मेंद्र यादव को टिकट नहीं देंगे वो। इनकी ये सब राजनीति है, नहीं देने की स्थिति में है। ये सब देखिए आप, नहीं दिया विधान परिषद, किसने दे दिया ना, ये इनकी बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद दिया। नहीं, ये इनकी आदत है, ये फिर कहते हैं 15 बना 85 का। अरे ये तो काशी राम ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी। तुम उसके एक पुर्जे थे वहां पर, ये नारा तो काशी राम का है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अशोक यादव जी दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। अशोक जी आपसे संपर्क टूट गया था हमारा। अशोक जी 30 साल पहले नारा चुक गया है, वो प्रयोग कर रहे हैं वो राजनीति में। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक यादव जी दोबारा जुड़ गए हमारे साथ, बीच में संपर्क टूट गया था। अशोक जी मेरा सवाल यही है कि एक तरफ आप लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ 11 उम्मीदवारों की सूची बनाकर सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं,
तो ये लड़ाई जो आप लोग कह रहे थे कि पीडीए के नाम पर इंडिया गठबंधन के दम पर लड़ा जाएगा, ये लड़ाई तो कमजोर हो जाएगी ऐसे। अशोक जी, अशोक जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर सीट शेयरिंग का मामला बढ़ जाता है तो हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं बचता है। अगली बात जो आपने दूसरा सवाल किया है कि 11 सीटों का अनाउंसमेंट, तो अब हम ये बताइए कब तक इंतजार करेंगे? हमारे सामने उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में यही बात हुई थी कि जो दल जिस राज्य में मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी है उस राज्य में काम करने की और उस इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की। तो अब हम कितना इंतजार करें? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार संकेत दिया, कई बार उन्होंने निवेदन भी किया कि इस चीज को जल्दी जल्दी फाइनल किया जाए। तो अगर कहीं कोई अगर कांग्रेस पार्टी को उस बात को फाइनल करने जल्दी जल्दी, हमारी तरफ से तो हमने सूची दे दिया, उन्होंने सूची दे दिया, उसके बाद भी हमें कहाँ, चूंकि कांग्रेस पार्टी में क्या समस्या है, कैसे कहाँ पे बाधा है, उसको कांग्रेस पार्टी को दूर कर लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ से 80 सांसद आते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे इंडिया गठबंधन की है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर इतना लंबा हमारा खींचेगा तो हम चुनाव कब लड़ेंगे? हमारे प्रत्याशियों को, हमारे पास एक बार मैंने कहा था में कि टाइम मैनेजमेंट हमारे पास, अगर हम टाइम भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनको समय से क्षेत्र में नहीं भेज पाएंगे, तो हम तो भाजपा के सामने मतलब बाकी संसाधन में तो हम लोग कमजोर है, चाहे पैसा में हो, चाहे मशीनरी में हो, चाहे पावर में हो, चाहे बेईमानी में हो, चाहे झूठ में हो, चाहे जो है चंडीगढ़ की तरफ बेईमानी करने में हो, ये सब चीजों में तो भाजपा हमसे कई गुना आगे है ना। तो अब हम अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और अपने प्रत्याशियों को समय नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे फिर चुनाव में जाएंगे अशोक जी? ये सब सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को दूर करने के लिए, अच्छा इसके पहले भी तमाम सवाल उठते थे कि हमें पीडीए का नाम पे, हमारे पीडीए का रिप्रेजेंटेशन नहीं राज्यसभा में। तो आप ही बताइए, इसके पहले जो 16 सीटों घोषणा हुआ और अभी जो 11 सीटों घोषणा हुआ, उसमें पीडीए का कितना रिप्रेजेंटेशन है? अब लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए सारी चीजें हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिना मतलब की बातें लोग करते रहते हैं। और देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी मौसम है, ये चुनावी मौसम बहुत कुछ सिखाता है, हर दल को सिखाता है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को अलग से सिखा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सबको बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिलता है इसी चुनाव में। लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा भी समझ में आता है इस चुनाव में अशोक जी। तो सारी चीजें देखिए, चुनावी वर्ष में हमारे महासचिव प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि चुनावी वर्ष में किसी के आने या जाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये पतझड़ का मौसम होता है, जिसको बसंत ऋतु भी कहते हैं। ये चुनावी मौसम एक तरह से पतझड़ का मौसम होता है। तो इसमें देखिए जनता अपना मूड बना लेती है कि उसको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो इसमें ये सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फर्क पड़ता है कि जनता का मैंडेट क्या है, जनता चाहती क्या है। और आज जनता चाहती है कि जिस तरह से हम लोग लगातार कहते आए हैं कि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला हो रहा है, ये चीजें आपने सीसीटीवी कैमरा में पूरा विश्व ने देखा चंडीगढ़ में। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला करना और 10 मिनट के अंदर उस बेईमानी से जीते हुए चुनाव का माननीय जेपी नड्डा जी ने घोषणा भी कर रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं, किस बेशर्मी से। आपने देखा भी होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की, इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्विड प्रो क्यो, एक तरह से लेन देन का मामला है। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी को आप जो है साइड लाइन कर दे रहे हैं, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे अशोक यही कॉन्सेप्ट था ना, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन सरकार जो है इसको लीगलाइज लूट में बदल दिया इस मोदी सरकार ने। कैसे कानूनी रूप से किसी देश को लूट करके एक पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इसका फार्मूला था इलेक्टोरल बॉन्ड। तो हम लोग लगातार चिल्लाते थे इस बात को लेकर के। चलिए अशोक जी, आपने जो बात अभी कांग्रेस पार्टी के लिए उठाई, उसका जवाब अभिमन्यु त्यागी जी से ले लेते हैं। त्यागी जी, समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि इंतजार की भी एक सीमा होती है, लगातार बातचीत होती जा रही है, चुनाव में समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन कुछ तय नहीं हो पा रहा है। तो कब तक इंतजार करेगी समाजवादी पार्टी? उनका तर्क भी ठीक है। त्यागी जी, तिवारी जी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, खुद अशोक जी भी जानते हैं, यादव जी जानते हैं,
और ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, राजद के साथ हो रहा है। वहां इस तरीके की कहीं कोई बातें, शिकायतें, इस तरीके का बयानबाजी नहीं आ रही है सड़कों पर। महाराष्ट्र में भी होगा गठबंधन, और हमारे साथ पहले 28 दल थे, आज 26-27 दल हैं। तो कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। सभी पार्टी का काम करने का, नेताओं का काम करने का तरीका बेहद भिन्न होता है, और मैं मानता हूं ये समाजवादी पार्टी की कुछ अलग स्ट्रेटजी होगी बेशक जरूर, पर चूंकि कांग्रेस पार्टी भी इस इंडिया अलायंस में है और अकेला दल नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी। आज हम लगे हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अमेठी में गई है, पब्लिक की वहां रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और जहां तक 11 इन्होंने कैंडिडेट घोषित करे हैं, उसमें से मेरा मानना है कि उसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं कि जहां पर अभी भी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ सीटें भी मांगी जा रही थी। अब चूंकि अलायंस है, कहीं गठबंधन होगा कहीं, तो वो बातें सभी दलों को साथ बैठकर कैंडिडेट की घोषणा होती तो और ज्यादा बेहतर अच्छा होता। अब चूंकि मैं इसके लिए, मेरे पार्टी की तरफ से कमेटी है, मैं इसके लिए एक एलिजिबल नहीं हूं बोलने के लिए, तो मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा यही आशय है कि इंडिया अलायंस की सरकार अब की बार 80 के 80 लोकसभा सीटों पर बनेगी, और जो छोटी मोटी बातें हैं आपस की, सीट शेयरिंग की बातें हैं, उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर लिया जाए। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है त्यागी जी कि अब समय चुनाव का आ चुका है, जो बात अभी अशोक जी भी कह रहे थे, तो ये ज्यादा बेहतर होता कि अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव की मंच को साझा करते राहुल गांधी के साथ, उसका मैच अच्छा जाता, या जो बात आप कह रहे हैं कि चीजें तय कर ली जाएंगी, कोई अब गैप नहीं है, जल्दी सीटों बंटवारा तय हो जाएगा। तिवारी जी, समय सिर्फ अखिलेश जी के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी समय नहीं है। लालू जी भी बैठे हैं, बहुत सीनियर नेता है, शरद पवार जी भी हैं, उद्धव साहब भी हैं, तो देश भर में तमाम बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव से किसने दिन पहले, जब नॉमिनेशन होता है, उससे पहले आसपास टिकट के लिए घोषणा करती है। आज समाजवादी पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी बेशक तौर पर, वो इनके अपने मामले हैं और अपनी रणनीति अपने दल की, पर जनता का रिस्पॉन्स क्या है वो भी देखने की बात है। बहुत पहले टिकट की घोषणा करना एक कांग्रेस पार्टी की समझ में, देखिए स्ट्रेटजी पहले से ही नहीं रही है। हम जिस समय में करते हैं जिससे कि आपसी गुटबाजी भी ना हो, पब्लिक में क्या रिस्पॉन्स है वो सब लोगों का, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो बहुत कम में मैं इतना कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट आए तो लगे कि कैंडिडेट आए हुए हैं, कैंडिडेट आए तो लगे कि ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है। चुनाव में जो नीति बनी हुई है इंडिया अलायंस की, वो ये है कि एक के सामने एक लड़ाया जाएगा। एनडीए के कैंडिडेट के सामने, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के सामने हम लोगों का एक कैंडिडेट होगा, तभी लड़ाई हम कायदे से लड़ पाएंगे। और हमारी छोटी छोटी जो लड़ाइयां हर राज्य की, तो वो राज्य की लड़ाइयों को हम साइड में रखकर, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश के संसाधनों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, बंटाधार किया जा रहा है संस्थाओं का, उस सब को रोकने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, किसानी, नौजवानों को रोजगार, ये सारे तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए हम लोग साथ हैं। और यह तमाम विचारधारा वाले दल है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, जयप्रकाश नारायण के शिष्य भी है, कांग्रेस जैसे मध्यमार्गी दल भी है। तो वो इसलिए है क्योंकि हम देश के लिए एक साथ बैठे हुए हैं और हम किसी भी कुर्बानी के लिए भी तैयार है। लेकिन वो बराबरी की बातें होती हैं हर जगह, जहां भी लड़ाई होगी मिलकर लड़ा जाएगा, तब जाके देखो साथ बैठ के जो होगी, कार्यकर्ता साथ बैठ के लड़ेंगे। ये सिर्फ ऊपर से ही नहीं तय होगा, नीचे से भी तय होगा, हर जगह से तय होगा। एक साथ सीट शेयरिंग होगी, इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, उनका सम्मान भी जरूरी है। तमाम बड़े दलों के बहुत बड़े बड़े सीनियर नेता बैठे हुए हैं, या तो हम उस परिवार में रहें तो उनकी बातें, उनकी क़यादत में शामिल रहें, और या नहीं रहे तो हमारी अपनी मर्जी है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अभी साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी के बाद मैं मानता हूं कि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर संगठन की बात करें, कांग्रेस पार्टी भी अपना संगठन मजबूत लगातार करती जा रही है, और हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो तैयारी के लिए, जिसलिए हम सीट मांग रहे हैं, 2009 के में हमारी सीटें 21 थी, हम अपनी सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा अधिकार है, बहुत सारी ऐसी सीटें को समाजवादी पार्टी ने सर्वे कराया, ये नहीं जीते आज तक कभी भी। उन सीटों को कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती है, हमारे पास नहीं है, और हम खुद नहीं लड़ना चाहते ऐसी सीटों पर, तो वो हम अपनी जिम्मे नहीं लेंगे। तो कोई जोर जबरदस्ती, आपस में अगर यारी अगर दोस्ती है, आपस में अगर गठबंधन है, तो आपस की बहुत सारी बातों का समायोजन होना चाहिए। बड़े दल, बड़े नेता हमारे दिल्ली में बैठे हैं, वो तय कर देंगे, सब लोगों के सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी, जनता जान जाएगी कि कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, ये निश्चित तौर पर तय।
बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बड़ी बात कही अभिमन्यु त्यागी जी ने। अभी कहा कि कुछ सीटें समाजवादी पार्टी देना चाहती है, वहां पर उनका सर्वे हुआ लेकिन वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो वो सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को क्यों दे रही है और कांग्रेस वो सीटें क्यों ले रही है। सम्मान की बात हो रही है कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ पाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय बहुत कम है और अगर इस समय सम्मान की बात तो फिर रात को करिएगा, मैं डिबेट में मैं बोला था रात को नुकसान करिएगा। पहुंचाएगा इंडिया गठबंधन। ब्रजेश जी, देखिए, वो समाजवादी पार्टी सर्वे करवा करके वो सीटें क्यों देगी जो हारने वाली सीटें हैं, और दे रही है, तो इस तरह गठबंधन तो नहीं चलते हैं। फिर इस तरह गठबंधन नहीं चलते हैं। आप देखिए, पिछली बार जो मैंने देखा है 2017 में कांग्रेस को 103 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने। आप याद करिए परिणाम क्या आया था। पिछली बार जो गठबंधन हुआ था उसमें 38 सीटें दी थी बसपा को। मुझे लगता है यदि वो इस तरह करेंगे कि समाजवादी पार्टी ये करेगी कि साहब हारने वाली सीटें दे दे, तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। कुछ हारने वाली होती है, कुछ जीतने वाली होती है, ऐसा नहीं होता है। अब ये एक नई चीज सामने आई है कि सर्वे कराए जहां पर हारने वाली सीटें, ये एक नई चीज आई है सामने। और एक चीज और है जो कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक जी, मैं कुछ जवाब दे दूं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार। बिल्कुल ऐसा भी आ रहे हैं। जरा ब्रजेश जी अपनी बात पूरी कर ले, सीधे आपके पास आ रहे हैं। ब्रजेश जी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो दो बार हो चुका, सबके पास आप जा चुके, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, फिर कट जा रहा है। बिल्कुल सिंह साहब, मैं आ रहा हूँ, जब ब्रजेश जी की बात सुन लूं तो सीधे आपके पास आ रहा हूँ। ब्रजेश जी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक सवाल इसमें और भी है। कांग्रेस सीटें ज्यादा चाहती है, कांग्रेस 11 पे संतुष्ट नहीं है। पहली जो वो हुई थी उसमें 28 सीटें दी गई थी। अब ये मांग अभी भी 18-20 के बीच अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि सीटें सम्मानजनक दी जाए। उनके लिए सम्मान 20 से ऊपर की बात बताते हैं, सम्मान मतलब 20 से ऊपर। ये सारे पेच हैं इसके, और ये पेच हर गठबंधन में होते हैं, कोई इनके उसमें नहीं है, हर गठबंधन में होते हैं। बिल्कुल एसएन सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप क्या कह रहे थे एसएन सिंह जी? देखिए अशोक जी, मैं कह रहा हूं दो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन होता है। आपकी आवाज मुझे इको हो रही है। बिल्कुल, दो भ्रष्टाचारियों का ऐसा गठबंधन होता है, दोनों लोग कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है इसको लेकर एक गठबंधन होता है। एक आदमी कहते हैं हमने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया, समाजवादी पार्टी कहती है हमने बाबा साहब की मूर्ति पर काली कोड़का, हमने तो गेस्ट हाउस जैसा कांड किया, हमने तो जो है उत्तर प्रदेश में 700 दंगे करा। दूसरी कांग्रेस कहती है अरे आप तो इतना ही कि हम तो देश के संसाधनों पे काम कर बता दिए, हम तो इस देश में इमरजेंसी लगा दिए, हिंसा में बहुत सारे लोगों को बंद करा दिए, हिंदुओं को आतंकवादी बता दिए, और दोनों लोग मिलकर राम को गाली देने का कार्य करते हैं। अब मुझे लगता, मैं बोला नहीं आपके बीच में, मुझे तो मेरी बात करने दीजिए, मैं तो आपके चार चरित्र को बता रहा हूँ। अभी अशोक जी कह रहे थे हमें अभिमन्यु जी बोला तकलीफ क्यों करोगे भाई, हम लोग कैसे दीजिए जनता की बात कहने दीजिए भाई, आपको तकलीफ क्यों हो ना? अभी अशोक जी ने कहा देखिए शर्म तो इस तरह अशोक जी को आनी चाहिए। बहन मायावती जी के साथ गठबंधन करके बेशर्मी कांड करते हैं, उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करते हैं, मथुरा में राम वृक्ष यादव जैसा कांड करते हैं। सब तो छोड़ दीजिए, लगभग 700 दंगे में 400 दंगे इन कारणों से हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा दिन में लड़कियां उठा ली जाती थी। मेरठ के दंगे का कारण क्या था? समाजवादी पार्टी के गुंडों के सहयोग से मेरठ में लड़कियों को उठा लिया जाता था। प्रदेश की जनता देखिए, प्रदेश की जनता को शर्म आने लगी, इसलिए प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज अब पूरे देश में कभी समाजवादी पार्टी को देश और प्रदेश की जनता चुनने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आती है उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जाता। आज रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश, और भगवान राम के भव्य मंदिर वाला उत्तर प्रदेश, काशी के कॉरिडोर वाला उत्तर, इतना ज्यादा काम हो गया है
कि प्रदेश की जनता सोच ही नहीं रही है कि कोई एक अपराधियों की परिवारवादी समाजवादी थी, अब तो वो समाजवादी पार्टी हो। और मैं दोबारा कहता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आपकी आपस में लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के इसलिए लड़ रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कौन भगवान राम को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बॉन्ड आ तो गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, वो किसका पैसा लगा हुआ है बता तो दीजिए। कहां से हजारों करोड़ रुपए आए हुए सिंह साहब आपकी पार्टी पे? आपने मध्य प्रदेश में अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या हुआ है अभी? मुझे लगता है कि एसएन सिंह साहब से संपर्क टूट गया है हमारा। अशोक यादव जी, एक आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव जी ने कही जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि रायबरेली में यात्रा में ना शामिल होने के बाद उनसे पूछा गया था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि किसके मन में क्या चल रहा है और लोग यहाँ पर लाभ लेने आते हैं, लाभ लेके चले जाते हैं। तो क्या व्यक्ति को पहचानने में भी कुछ दिक्कत हो रही है क्या कि सबके लिए दरवाजे खोल दिए, लोग आए, आपका इस्तेमाल किया और चले गए, नुकसान आपको उठाना पड़ गया? अशोक जी देखिए, व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत तो हो जाती है, और ये दिक्कत सिर्फ सपा से नहीं, हर दल में ऐसी समस्या है अशोक जी। ये दिक्कत जनता को भी हो जाती है, जनता भी नहीं समझ पाती है कि वो किसको चुन रही है, धोखा खा जाती है। जैसे अभी हमारे मित्र एसएन सिंह जी भगवान राम की बात कर रहे थे, मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल पे हम लोग जाते हैं, अरे भक्ति में लीन रहते जय हैं। श्री राम का नारा अशोक भैया किसने दिया था? किसने जी, दिया? मैं बता रहा हूं, मैं बता किसने रहा हूं, राम मैं भक्तों बता पर रहा हूं। गोली चलाया था? आप चाहते तो उसको मैं तरीके बता से रहा पकड़ हूं। सकते थे, अरे वही मैं गोली बता रहा हूं मुजफ्फरनगर के दंगे में चला दिए होते, वही गोली आप मैं जो बता रहा हूं, है रामवृक्ष यादव कांड में चला दिया, आपने चलाने का काम नहीं किया। नृपेंद्र मिश्रा और कुछ कौन है? नहीं, एसएन सिंह जी, विस्फोट कराया अयोध्या में, नृपेंद्र मिश्रा काशी कौन में, है? राम भक्तों के ऊपर कानपुर गोलियां में, किसने रामपुर चलवाई? में उनको छोड़ने का कार्य एसएन किया, सिंह जी, कौन किया? नृपेंद्र मिश्रा को जानते हैं? अरे आप यादव मुख्य सिंह की सचिव बात कौन कर थे? लीजिए ना, किस तरह से यादव सिंह के नहीं, लिए हाई कोर्ट भी, मुख्य सचिव कौन थे? सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ चले जाते हैं भाई? आप अपनी तो सुन बता लीजिए, दीजिए। अभी भी मैं बता कहते रहा हैं था, मैं भगवान वही राम बता को रहा है था। नहीं है, सुन लीजिए रामायण एसएन को सिंह जी, भरवा परेशान के ना हुई। आपको तसल्ली मिल गई, अरे रामचरित उद्वेलित मानस मत को हुई भरवा के भैया, आपको तसल्ली मिल गई। उद्वेलित मत हुई। बात भाई आपकी रामचरित बात हो रही, मानस को मेरी बात आपने हो जाने बढ़वाया, दीजिए। हिंदू धर्म को गाली दिखवाया, आपको तसल्ली मिल गई। हिंदू धर्म ही तो नहीं आपका मिलता टर्म क्या आता है? तो आप बोल लेते, और ज्यादा कुछ सही रहता। अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं अरे साधु सन्यासी अशोक जी, चिरंजीवी, इनको रोकिए भाई। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं। एसएन सिंह की ये अशोक कौन यादव जी कहता है? का और छोड़ दीजिए, वो कहते हैं हिंदू लोग कहीं भी पत्थर रखकर पूजने लगते हैं, दूसरे धर्म के बारे में भी तो ऐसा कहिए ना, नहीं कहेंगे। और आपके समय में 2016 की अशोक ये घटना बताता हूं, एक दिन होली और जुम्मा पड़ता है, आदरणीय अखिलेश जी कहते हैं आधे दिन आप जो है होली मना लीजिए, आधे दिन के बाद जुम्मा पड़ा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके समय में 700 दंगे होते थे? क्यों आपके समय में जो वाराणसी में विस्फोट कराया था उसको भाईचारे के नाम पर छोड़ दिया जाता है? ऐसा कार्य क्यों करते थे? इतना ही तो पूछा जा रहा है। चलिए हो जवाब गया जवाब आपका? ले लीजिए। अशोक यादव जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अरे एसएन भाई उद्वेलित हो जा रहा है, मैं तो डिस्टर्ब हो गया कि क्या हो गया इनको, तो बड़ा नहीं, शालीनता हम से उद्वेलित नहीं डिबेट होते, करते हैं। हम उद्वेलित नहीं, हम क्यों? हम तो हाथ जोड़ रहे हैं आपका विनम्रता से, आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई। अपने लोगों ने तो 3 बार सरकार चलाई है, जनता ने देखा कि जोगेंद्र अरे नाम सुन के लीजिए, पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है, जीते में बयान किया जाता है, धारा 144 लगी के मऊ में, उसके बाद भी 27 लोग मार दिए जाते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे में लखनऊ से फोन जाता है, धर्म को पकड़िए, धर्म को छोड़ दीजिए। हम तो नहीं कहते कि भाई अतीक अहमद मदरसे से लड़कियां उठा कर ले आता है और आकर नोएडा में किसी बड़े अधिकारी को पीटता है, उसके बाद भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह का फोटो इसके घर में लगा हुआ है, इसलिए कोई छोड़ नहीं सकता इसको। ये सारा कार्य आपके समय में हुआ। जवाब आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। देखिए ऐसा है, नहीं आप बोलिए, जवाब दीजिए अपना अशोक यादव। बिल्कुल। देखिए आपने कहा जो कि मतलब लोगों को पहचानने में भूल हो जाती है। वास्तव में अशोक इस जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, इस देश की जनता के साथ। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आजादी के बाद से 1947 से लेकर के 2014 तक अगर सारे करप्शन और स्कैम को मिला दीजिए, उसका डबल स्कैम इस मोदी सरकार में हुआ है। और वो स्कैम कैसे करते हैं? पहले किसी भी कानून को कानूनी जामा उस स्कैम को पहनाते हैं, उस कानूनी जामा पहना करके तब स्कैम करते हैं। आपने देखा होगा 3 कानून इस देश में बदले गए। एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन लॉ बदला गया, दूसरा इनकम टैक्स लॉ बदला गया, तीसरा जो है कंपनी एक्ट बदला गया। तो ये सारे कानून इसलिए बदले गए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनको देश का पैसा लूटना था भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को। इसीलिए इन्होंने तीनों कानून एक एक करके बदल डाले
उन्होंने देखिए, ये कहते हैं ना ईडी का कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है फलानी पार्टी फलानी नेता, ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा ईडी का छापा पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला कानून है इलेक्टोरल बॉन्ड। एक तरफ सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों को कहती है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। मैं यही बात कर रहा था, ये भगवान राम की बात करते हैं। हम आप श्रद्धा पूर्वक किसी मंदिर में जाए अशोक जी, और वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा हम लोग कर रहे हैं, और पीछे से पता चले कि हम लोग की जेब कट गई। आपको एक प्रूफ पीछे से पता चला हम लोग की जेब कट गई। सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कोई प्रूफ नहीं देती है, झूठे बोलती है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि आपकी सरकारों ने जमीन, अब आपकी सरकार में पैसा बचा जाता अनुशासनहीनता कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ज्यादा क्लियर हो पाएगी। आपने बात कंप्लीट की, उसके बाद सीधे मैसेज सिंह से मैं कह रहा हूं, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई भी नियम जो परिवर्तित किया गया, आज फैक्ट्री लॉ जो चेंज किया गया, उसमें 37 ऐसे नियमों को अपना टर्म आएगा तो आप बोलिएगा, हायर एनओसी का पैसा, कंपनी पैसा, इसमें सभी को एक जगह कर दिया गया और ये कहा गया कि आप एप्लीकेशन आज लगाइए, 1 महीने में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 3 कानून रद्द कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो एसडीएम में भर्ती हो जाते हैं, परिवर्तन लाया था कानूनों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह से देश को आप सरकार चली, सुप्रीम कोर्ट ने आपके समय में कहा था। त्यागी जी, ये जो गठबंधन पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि इंतजार की एक सीमा होती है। तो अगर ये इंतजार की घड़ियां बढ़ती रहेंगी तो ऐसी समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती रहेगी और आप ये हमेशा कहते रहेंगे कि देखिए इन सीटों पर हमारा दावा था, ये सीटें इन्होंने घोषित कर दी, तो अंत में तस्वीर क्या बन जाएगी? त्यागी जी। देखिए तिवारी जी, इसके लिए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है ना। या तो वो मखौल है, कह दिया जाए कि हम नहीं मानते किसी भी कमेटी को, हम किसी को मुखिया नहीं मानेंगे। ये जो तमाम दल के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, या वो हमारे परिवार ही नहीं है। जब हम परिवार के तौर पर मिलकर एक साथ नहीं बैठ पाएंगे तो हम कोई लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। बयान देंगे तो कार्यकर्ता कैसे एक साथ आके मिलेगा? तो कार्यकर्ता तभी एक साथ बैठ पाएगा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी जो टिकट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सीट शेयरिंग तय हो, उसमें जल्दबाजी किस बात की है? अभी बिहार में भी नहीं हुई है, खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर पाई अभी, तो आपको क्यों जल्दी है? तो जल्दबाजी है ना बहुत ज्यादा। हमारा मानना है कि इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, और एक जिस तरह से प्रक्रिया लगातार चल रही है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सालों सालों से हम लोग साथ बैठे हुए हैं। और जब हमने माइंड बना लिया एक साथ बैठ के लड़ने का, एक साथ मिलकर लड़ने का, तो लड़ा जाए, कायदे से लड़ा जाए। और लड़ना चाहिए तो ऐसा लड़ना चाहिए कि जो दिखे, ऐसा नहीं लड़ना चाहिए कि हम सड़कों पे खुद ही लड़ने लगे, ऐसा भी नहीं लड़ना चाहिए कि हमें कैंडिडेट फिर वापस लेने पड़ रहे हैं। लड़े तो दिखे, एक के सामने एक लड़े, और कार्यकर्ता मिलकर लड़े। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जहां भी इंडिया अलायंस के जो संगठन है, जो बाकी दल है, उनके जो कैंडिडेट होंगे उनको मिला के लड़ाएगा, और जहां कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट लड़ेगा वहां लड़ाएंगे। तो ऐसी हमें भी ये उम्मीद रहेगी कि हमारे जो साथी दल हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे प्रत्याशियों को लड़ाएगी, बिहार में राजद है तो लालू जी की, तेजस्वी जी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के जहां कैंडिडेट है उसको लड़ाएंगे। तो इसी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही कोई गठबंधन हो पाता है। बयानबाजी से कोई गठबंधन ना तो देखिए रहता है, ना आगे चल पाता है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हम अलायंस जब करने की, तो एक एक चीज की जो जिम्मेदारी बनती है करने के लिए, मुद्दों को तय करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तो तय करेगी ना। और सब लोग, अब हम हैं और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी यूपी में, वहां पे कांग्रेस और राजद है। तो जब सीट शेयरिंग होगी तो वहां लालू जी होंगे और बड़े नेता होंगे, दिल्ली के नेता होंगे कांग्रेस के, और एक साथ बैठ के करेंगे तो एक कायदा लगेगा, एक कायदा होना चाहिए हर चीज का। अभी भाजपा ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे, जो सत्ता में बैठे हुए दल है, लगातार जीत रहे हैं, तो उन्हें तो जल्दबाजी नहीं हो रही। तो जल्दबाजी किसे हो रही है, क्यों हो रही है इतनी जल्दबाजी? तो वो कैंडिडेट भी आपके ऐसे नहीं है जो लग रहा हो कि बिल्कुल ही पब्लिक सड़कों पे आ गई, प्रत्याशी घोषित हो गए कि आ गए नेताजी, आ गए नेताजी, हाथों में फूलमाला लेके चल दियो, अभी नहीं है ना। तो वो सारी चीजें क्यों है? क्योंकि जो राज्य की चुनाव है, राज्य के चुनाव में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है, उनके पास दल के पास विधायक बहुत है। लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में बड़ा दल, बड़ी पार्टी, और जिस पर संसाधन है वो कांग्रेस पार्टी ही है। जब कांग्रेस पार्टी को या तो आप बड़ा भाई मान लीजिए, और बड़ा भाई मानेंगे तो वो आपको छोटा भाई मानेंगी,
और छोटा भाई के तौर पर आप जिम्मेदारी मानिए ना, खड़गे साहब की मानिए, भरोसा कीजिए अखिलेश जी पे, भरोसा करें राहुल जी पे करें, उनकी मित्रता है आपस में। सीट शेयरिंग 2 4 5 सीटों पे कहीं कुछ नहीं घट बढ़ रहा है। हम उन सीटों को मांग रहे हैं जहां हमारी तैयारी है, हम मजबूती के साथ जहां लड़ सकते हैं, हमने मेहनत की हुई है, हम तैयारी किए हुए हैं। हम गैर वाजिब एक भी सीटों पे हम ना तो लड़ाई कर रहे, ना सड़कों पे आके बात कर रहे, ना करेंगे, क्योंकि हमारी जो आला कमान बैठा है, हम आला कमान के कहे दिए निर्देश के हिसाब से काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी कि कहां कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या चुनाव का मुद्दा होगा और कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे। ये भी सब कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, खुद अखिलेश जी ने भी 5 लोगों की एक कमेटी अलग से भी बनाई हुई है। वो लोग हैं हमारे दिल्ली के नेता बैठे हुए हैं, चाहे उसमें अशोक गहलोत साहब है, मुकुल वासनिक जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं, तो उसमें तमाम सलमान खुर्शीद साहब है, तो उसमें कई बड़े नेता इस तरह से मौजूद है। आपस में बातचीत चल रही है, अविनाश पांडे जी भी हैं, खुद अजय राय जी भी से भी आपस में सलाह ली जा रही है। तो ये सब बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए हैं, तो इन पे भी हमें और तमाम इन दोनों दलों को भरोसा, कांग्रेस पार्टी का तो चूंकि है, तो हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे हम, लेकिन अपने मुद्दे से इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। जनता का जब जुड़ा मुद्दा है, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे हम सरकार को ना घेर रहे हो। विपक्ष की जो असली लड़ाई है उसको ना हम लड़ पा रहे हो। अगर कहीं सरकार को कहीं जिस स्थिति पे जाके कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, वो सबको पता है। और इस देश में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की हैसियत किस स्थिति पे जाके कोई लड़ सकता है, तो वो सब जानते हैं। वो सिर्फ एकमात्र नेता राहुल गांधी है। चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, तो मैं इसलिए ये जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहूंगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे जो आला कमान है वो तय करेगी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से आज भी बात चल रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम लोग मिलकर, कांग्रेस पार्टी मिलकर, समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आपको लगेगा कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के साथ, एनडीए कैंडिडेट के साथ बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव है। हार जीते का अलग विषय, नेक टू नेक चुनाव है। और सबसे बढ़िया रिजल्ट जो निकलने वाला है वो हम लोगों का निकलने वाला है, क्योंकि जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, चिकित्सा से, शिक्षा से चारों लूट मची हुई है। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, 700 किसान शहीद हुए, इन पे जवाब ले लूं। अशोक जी, आप कांग्रेस पार्टी को बड़ा भाई क्यों नहीं मान ले रहे हैं? अभिमन्यु त्यागी जी कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव में वो बड़े भाई हैं, तो आप उनको बड़ा भाई मान लीजिए, छोटे भाई जैसा प्रेम लीजिए, क्या दिक्कत है? और जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं बार बार? ये सवाल कई बार उठाया अभिमन्यु त्यागी जी ने आज। देखिए ऐसा अशोक जी कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी दल है, इसमें मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी दल है, तो इसमें कहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं आप छोटे दल, हम तो मान ही रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा से न्याय करते आए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, चाहे गठबंधन रहा हो चाहे न रहा हो। अमेठी रायबरेली में हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया है। अच्छा, रह गई बात जिसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बिहार में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। देखिए, हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक तासीर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर बिहार में नियम है, इस तरह की व्यवस्था है, तो यूपी में भी वही चीज एप्लीकेबल है या महाराष्ट्र में भी वही चीज एप्लीकेबल है। हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति होती है। तो ये चीजें देखिए, यूपी ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मतलब दूसरे टाइप का माहौल है। यहाँ कब क्या माहौल ये लोग बना दें, कब कौन सा धार्मिक एजेंडा फर्जी वाला चला दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई नहीं जानता। कब किस तरह का झूठ फैला दें, कोई नहीं जानता। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार की राजनीति से टोटली डिफरेंस है। वहां की जनता की सोच दूसरी है, यहाँ की जनता दूसरे टाइप से सोचती है। राजनीतिक तासीर दोनों राज्यों की अलग अलग है अशोक जी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है कि बिहार में अभी नहीं सीट शेयरिंग हुआ तो यूपी में कौन सी जल्दी है। ये चीजें नहीं, मतलब मेरी बात में इसमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से तन्मयता से खड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, शामिल होना या न होना ये अलग चीज है, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो, ताकि ये इस तरह की जो भी बाधा है हमारे कांग्रेस के बीच में, वो बाधा निर्मूल मतलब दूर हो जाए और हम लोग नए मतलब जोश से चुनाव में जाएंगे। और यही जनता भी यही चाह रही है कि इंडिया अलायंस के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़े भाजपा से। तो इस एजेंडे में, इस नैरेटिव में समाजवादी पार्टी साथ है और हम साथ रहने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, मेरा डिबेट होने वाला अशोक जी
ठीक है, मेरे पास भी समय की थोड़ी कमी है, तो आज मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका अभिमन्यु त्यागी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अशोक यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के एसएन सिंह साहब जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर, कि कैसे अखिलेश यादव ने पहले रायबरेली अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, और आज यानी रायबरेली अमेठी जब यात्रा पहुंचती है तो ठीक उसी दिन न सिर्फ अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि वो जब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो जाएगा तब तक वो उनकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और जब सीटें तय हो जाएंगी तब समाजवादी पार्टी उनकी यात्रा में शामिल होगी। और ठीक उसी दिन वो 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची का भी ऐलान कर देते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआती दौर में कही जा रही थी कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी का जनाधार ज्यादा हो वहां पर उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, समाजवादी पार्टी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। और यही वजह है कि वो लगातार अपनी 2 सूची जारी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 11 सीटों के गठबंधन का ऐलान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ये कहा जा रहा था कि अभी फिलहाल 11 सीटों पर बातचीत हुई है और कांग्रेस के हिस्से में और भी सीटें आएंगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुट गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच जो घटक दल है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल पहले ही उस अलायंस का हिस्सा नहीं रहा है, वो अलग हो चुका है, एनडीए में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जल्द से जल्द अपनी सीटों का तालमेल तय करे और एक साझा मंच करे, जहां से कम जो बीजेपी है, जो एनडीए है, उसको एक चुनौती दी जा सके कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया एकजुट हो गया है। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।